हाय गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है भाई। CSIR नेट दिसंबर 2023 प्रिपरेशन पार्ट 4 कर रहे हैं आज हम लोग। एक लेक्चर का पार्ट है जो हम लोग लाइव सेशन में करते हैं। यहाँ हम लोग कुछ कोटेड वेसिकल वाली स्टोरी करेंगे। कैथरीन कॉप 1 कॉप 2 याद है कुछ? जब सेल के अंदर वेसिकल मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी या कहीं और, तो हम जानते हैं कि उनके सरफेस पर डिफरेंट काइंड के प्रोटीन्स होते हैं और इन वेसिकल्स का बनना या फिर उनका फ्यूज करना, इसके पीछे अपनी अच्छी खासी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। क्वेश्चन भी आते हैं काफ़ी सारे इस बारे में, तो आज हम लोग इसी की बात करेंगे। ये लाइव सेशन के लेक्चर का एक पार्ट है, एक चंक बोल दीजिए, जहां हम लोग चीज़ों को डिटेल और एडवांस वे में पढ़ते हैं। आई होप कि जब आप ये लेक्चर कर लोगे तो आपकी नॉलेज थोड़ी सी और बढ़ जाएगी इस फील्ड में। चलिए फिर एंजॉय करते हैं इस लेक्चर के पार्ट को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या था कि सेल के अंदर मेम्ब्रेन वाला ट्रांसपोर्ट किस तरह का होता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी के बीच में और गोल्जी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। हर जगह हम लोगों ने जो एक कॉमन बात की है वो ये है कि या तो प्रोटीन्स इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करेंगे साइटोसोल में, या फिर ये प्रोटीन मूव करेंगे वेसिकल्स के अंदर, जिन्हें हम लोग ट्रांसपोर्ट वेसिकल के रूप में जानते हैं। अब जैसे ये मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ रियल वर्ल्ड की। इमेज क्या है, वीडियो है, क्या देख पा रहे हैं? ट्रांसपोर्ट इन अ सिटी। यस सर। और यहाँ पे डिफरेंट काइंड के ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स अवेलेबल है हमारे सामने। कुछ ट्रक भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, बाइक भी दिखाई दे रही है मुझे तो, है ना? तो हम लोग जानते हैं कि हमारी डेली लाइफ यस में सर। ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक तो रास्ते हैं, सड़कों पर ट्रांसपोर्ट होता है, और दूसरा ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिफरेंट काइंड के व्हीकल्स अवेलेबल हैं। बट ये तो हम शहरों की बात कर रहे हैं ना, अब हमारी सेल्स के अंदर कहाँ होता होगा भला ऐसा, है ना? तो ये जो दूसरा वीडियो है ये सेल के अंदर का है, और ये रियल टाइम कन्फोकल इमेजिंग है और वेसिकल ट्रैफिकिंग। क्या यहां दिखाई दे रहा है कुछ ट्रांसपोर्ट? इस ट्रैफिक में और जो अभी हमने एक शहर के अंदर का ट्रैफिक देखा है, काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है। बस प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास उतने बढ़िया कैमरे नहीं हैं अभी कि हम उतने क्लियर कट इमेजेस को देख सकें जितना हमने शहर के अंदर देखा था। लेकिन जब हम लोगों ने इन चीज़ों को आइसोलेट करके अलग अलग स्टडी करना शुरू किया तो पाया कि डिफरेंट काइंड के ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स, बट इस केस में हम लोग वेसिकल्स वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। जब हम लोग वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो देखिए दो मेन प्लेयर होंगे इसके अंदर। एक तो जो बाय नेचर प्रोटीन है और एक जो बाय नेचर लिपिड है। अभी तक कम से कम हम इन दो के बारे में जानते हैं। कल अगर आने वाले टाइम में किसी ने ये और जिक्र कर दिया कि भाई स्मॉल आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी इन्वॉल्व हैं इन ट्रांसपोर्ट में, तो सरप्राइज मत हो जाना, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, जिस तरीके से आरएनए के रोल हम देखते जा रहे हैं। बट फिलहाल हम लोग टेक्स्ट बुक पर रहते हैं। तो जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगे उनमें से कुछ प्रोटीन ऐसे होंगे जो वेसिकल को कोट करेंगे, कुछ अडाप्टर के रूप में काम करेंगे, कुछ जीटीपेज भी होंगे, और भी काफ़ी सारे वैरायटी है प्रोटीन्स की जो इसमें इन्वॉल्व होगी। अगर मैं लिपिड्स की बात करूंगा तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट लिपिड मॉलिक्यूल है वो है फॉस्फेटाइडल आयनोसिटोल, जिसे हम पीआई के रूप में भी जानते हैं। हमारी जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन में लगभग 10% के आसपास ये लिपिड हो सकते हैं, लेकिन ये लिपिड एज सच नहीं, ये लिपिड कई तरीके से मॉडिफाइड होकर के ट्रांसपोर्टेशन में रोल निभाएंगे। तो पॉइंट ये है आज के लेक्चर का कि हमें ये समझना है कि कितनी तरह की वेसिकल्स हम लोग जान चुके हैं, उन वेसिकल्स में प्रोटीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं और किस तरीके से लिपिड कंपोनेंट का वहाँ रोल देखने को मिलता है। तो जनरली जो भी सेल के अंदर आप ट्रांसपोर्टेशन देखोगे, ये ट्रांसपोर्टेशन में कोटेड वेसिकल्स का एक इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। कोटेड वेसिकल्स हम उन्हें बोलते हैं जो वेसिकल्स के सरफेस पर, मतलब साइटोसोलिक साइट पर प्रोटीन्स लगे हैं। हम कई तरह के कोटेड वेसिकल आइडेंटिफाई कर चुके हैं अभी तक। हालांकि ये सारी कहानी 1964 से थॉमस रोथ और केथ पॉटर के द्वारा शुरू हुई थी। इन लोगों ने डिस्कवर किया था कोटेड वेसिकल्स के बारे में। तो आज हम जानते हैं कि हमारी सेल के अंदर जो डिफरेंट काइंड का वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट है उसमें कोटेड वेसिकल्स का बहुत बड़ा रोल है। तो सिंपल डायग्राम में तो हम लोग कुछ ऐसे देखते हैं कि हमारे पास गोल गोल वेसिकल्स होती हैं जो एक जगह से निकली दूसरी जगह फ्यूज़ कर गई। लेकिन ये जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फोटोग्राफ है, फॉल्स कलरिंग है, और ये एक्सॉन के बल्ब का एक इमेज है। आप एज्यूम कर सकते हैं कि जो रियल लाइफ
सिनेरियो है वो कुछ इस तरह का है। यहाँ जो आपको जितने भी कलर्ड बॉल्स दिखाई दे रही हैं ये वेसिकल्स हैं। तो क्या लगता है आपको, वेसिकल्स बहुत कम मात्रा में होती हैं सेल के अंदर या बहुत बड़ी मात्रा है इनकी? बहुत बड़ी मात्रा। बहुत बड़ी बड़ी मात्रा। मात्रा। इंडीड ये वेसिकल्स वो हैं जो अपने अंदर न्यूरोट्रांसमीटर को पकड़े हुए रखे हैं और फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर वक्त पड़ने पर जब सिग्नल आएगा तो एक्सॉन बल्ब से रिलीज हो जाएंगे साइनेप्टिक साइनेप्स में। मेन काम क्या था उनका, डिफरेंट काइंड के फंक्शन देना। तो अब इनमें से एक बॉल को हमने बाहर निकाल लिया है। आज हम लोग मॉलिक्यूलर स्टडीज़ के द्वारा आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि कैसे किसी वेसिकल के ऊपर बहुत सारे तरह के प्रोटीन लगे हुए हैं। इसमें जो लिपिड वाला कंपोनेंट है ये अंदर का जो येलोइश पार्ट है, और जितने भी आपको सरफेस पर लगे दिखाई दे रहे हैं ये डिफरेंट काइंड के प्रोटीन्स हैं। जैसे कि ये वी क्लास का एक एटीपेज है प्रोटॉन पंपिंग के लिए, ऑफ कोर्स न्यूरोट्रांसमीटर्स के ट्रांसपोर्टर्स भी लगे हुए हैं वेसिकल से डायरेक्ट निकालने के लिए। ये साइनेप्टोब्रेविन है और साइनेप्टोटैगमिन है। ये एग्जाम्पल हैं कुछ खास तरह के प्रोटीन्स को जिनको हम आगे चल करके डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने जितनी भी वेसिकल समझी हैं हम कुल मिलाकर के इन वेसिकल्स को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। इनमें से एक होती है क्लैथरीन कोटेड, जो दिखने में कुछ इस तरह की है। इस वेसिकल के चारों तरफ क्लैथरीन नाम का प्रोटीन लगा होता है और ये ट्रांसपोर्ट जो शुरू होगा इसका वो आमतौर पे गोल्जी अपरेटस से शुरू होता है, एंडोजोम से या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। मतलब जिन ट्रांसपोर्टेशन में गोल्जी अपरेटस, एंडोजोम या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है वहां पर हमें क्लैथरीन कोटेड वेसिकल देखने को मिलेंगी। आमतौर पर ये वेसिकल ओरिजिनेट इन ऑर्गेनल से होती हैं। दूसरी है COP1 कोटेड। ये ट्रांसपोर्ट और ओरिजिनेटेड फ्रॉम गोल्जी सिस्टर्निया। जब भी आप गोल्जी से वेसिकल्स बनकर जाते हुए देखोगे तो COP1 कोटेड वेसिकल आपको वहां मिलेंगी। अब आप ये भी कह सकते हो कि गोल्जी से ओरिजिनेट होने वाली वेसिकल 2 टाइप की हो सकती हैं, या तो क्लैथरीन कोटेड या फिर COP1 कोटेड। अब आती है बात COP2 कोटेड की। तो ये वो वेसिकल्स हैं जो आमतौर पे ER से बड होकर निकलेंगी। तो अब अगर हम लोग इन बातों को बांधना शुरू कर दें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के वेसिकल निकलती है अगर तो आगे जाने के लिए तो वो COP2 कोटेड होगी। गोल्जी से निकलती है तो वो COP1 हो सकती है या क्लैथरीन हो सकती है। एंडोसोम से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आमतौर पर क्लैथरीन कोटेड भी होती हैं। तो 3 मेन टाइप की जो वेसिकल्स हुई हमारी, जिनमें से एक है क्लैथरीन कोटेड, दूसरी है COP1 कोटेड, तीसरी है COP2 कोटेड, और फिर एक 4th कैटेगरी और भी है जिसे हम लोग रेट्रोमर कोटेड भी कहते हैं। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं फॉर द रिट्राइवल पाथवे फ्रॉम एंडोसोम टू द गोल्जी apparatus। जब कभी एंडोसोम से वेसिकल को निकल करके वापस गोल्जी में आना होगा तो वहां हमें ये खास तौर से देखने के लिए मिलती है। अब यहां मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं कि केवल इन 4 कैटेगरी की वेसिकल्स होती हैं ऐसा दिमाग में मत डाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी की कोटेड वेसिकल पाई जाती हैं उनके फंक्शन के बेस पर। जैसे एक कैल्वुलाई वाली भी तो वेसिकल होती हैं। फिर हम लोग कई बार प्रोसेस के बेस पर भी वेसिकल्स को डिफाइन करते हैं। बट मोटे रूप से अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो आज की डेट में जो एक्सेप्टेड नंबर है वो है 4 टाइप के: क्लैथरीन कोटेड, COP1 कोटेड, COP2 कोटेड और रेट्रोमर कोटेड। अगर आप शहर में जाएं जहां पे अच्छा खासा ट्रैफिक है तो क्या वहां पे आप कुछ टाइप के व्हीकल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ऐसे मत बोलिएगा मारुति की कार, टाटा की कार, ये 2 अलग नहीं है। मतलब कार तो कार। ऐसे कैरेक्टराइज कितने तरह के Yes, व्हीकल हो sir. सकते हैं? कौन कौन से? यस सर। यस सर। जैसे कि बाइक, कार, बाइक हो कार, गई, कार ट्रक, हो गई, ट्रक हो रिक्शा। गए, बस हो गए, ऑटो रिक्शा हो गए, बस बस और साइकिल हो गई। साइकिल हो गई। जुगाड़ भी होता है एक, पता है। सो अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में तो बहुत वैरायटी का ट्रैफिक आपको देखने को मिलता है, बहुत वैरायटी के आपको व्हीकल देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं कार की कैटेगरी की बात भी करूं, जिसे आप कार बोलते हो, तो कार में भी कई तरह की होती हैं। सेडान होती है, हैचबैक होती है, एसयूवी होती है। ये मैं केवल क्लासेस की बात कर रहा हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि सेल पहले आए या हम पहले आए? सेल। ऑफ कोर्स। तो फिर ये भी Exactly. सोच के देख लो कि जो ट्रैफिक हम लोगों ने क्रिएट किया है शहर के अंदर,
वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होना चाहिए या वो ट्रैफिक जो हमारी सेल के अंदर बहुत पहले से चला आ रहा है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होना चाहिए? सर जो सेल के अंदर है। एग्जैक्टली तो ये कहना कि जो केवल हमारे 4 तरह की वेसिकल होंगी ये हमारी अभी कम अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है। जैसे जैसे हम लोग और रिसर्च करते जाएंगे हम पाएंगे कि ये बहुत तरह की कैटेगरीज में मिलेंगी हमें। मोटे रूप से स्टोरी है कि जब भी कभी वेसिकल की फॉर्मेशन होगी या फिर वेसिकल को मेम्ब्रेन से फ्यूज करना होगा तो यहाँ डिफरेंट कैटेगरी के प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगे। जैसे इस केस में दिखा रखा है कि एंडोसाइटोसिस में एक अलग तरह के प्रोटीन्स हैं जो वेसिकल के चारों तरफ कोट करके रखे हुए हैं, और सीक्रेटरी वेसिकल जब मेम्ब्रेन से फ्यूज कर रही है तब वहां अलग तरह के प्रोटीन्स हैं, कलर से इंडिकेट कर रखा है। इसके साथ ही हम लोग ये भी पाएंगे कि जब भी कभी मेम्ब्रेन फ्यूज करने वाली होंगी तो फ्यूजन के टाइम पर उनके ऊपर कोट नहीं पाया जाएगा, और जब भी वेसिकल्स क्रिएट होंगी तब हमें वहां जरूर कोट देखने को मिलेगा। तो जैसे ये क्लैथरिन कोट वाली कहानी है या कॉप 1 कॉप 2 कोई भी बात कर लीजिए आप, वेसिकल क्रिएट करते हुए कोट प्रोटीन इकट्ठे होंगे। वेसिकल जब बन जाएगी तो वो कोट प्रोटीन हट जाएंगे। जब तक कोट प्रोटीन नहीं हटेंगे ये वेसिकल जाकर के अपने टारगेट मेम्ब्रेन से फ्यूज नहीं करेगी। अब जो कुछ एक नाम आते हैं स्पेसिफिक नाम, जैसे जब हम लोग क्रिएट करने की बात करेंगे तो उसमें कुछ कोट प्रोटीन का जिक्र आएगा। अब ये वो प्रोटीन है जिनके बेस पर हमने वेसिकल को डिफ्रेंशिएट किया था, क्लैथरिन, कॉप 1 कॉप 2 कैल्वुलाई। इसके अलावा हमारे पास मेम्ब्रेन में कार्गो के रिसेप्टर प्रोटीन देखने को मिलेंगे। ये ऐसे रिसेप्टर्स होंगे जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे और ये उन मॉलिक्यूल से बाइंड करेंगे जिन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाना है इस वेसिकल के थ्रू। इसके अलावा मुझे यहाँ पे वी स्नेयर्स प्रोटीन मिलेंगे। हालांकि वी स्नेयर प्रोटीन्स का मेम्ब्रेन का बड बनाने में रोल नहीं होता। वी स्नेयर प्रोटीन जरूर चाहिए हमें यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली इस वेसिकल को कहीं ना कहीं तो जाके फ्यूज करना होगा। और इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट ये जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के जो हम कैटेगरीज पढ़ने वाले हैं प्रोटीन की, उसमें हम कोट प्रोटीन्स देखेंगे, उसमें हम लोग स्नेयर्स प्रोटीन देखेंगे और उसमें हम लोग जी प्रोटीन्स देखेंगे। बट यहीं पे एक रूल तो समझ जाओ कि जब भी कभी किसी वेसिकल को बड ऑफ होना होगा तब कोट प्रोटीन असेंबल होंगे, और जब कभी वेसिकल को फ्यूज करना होगा मेम्ब्रेन के साथ आकर के तो वहां पे केवल स्नेयर्स इन्वॉल्व होंगे, टी स्नेयर और वी स्नेयर। यहां पे जो वी स्नेयर है, वी क्योंकि ये वेसिकल के ऊपर है, और टी स्नेयर क्योंकि ये टारगेट मेम्ब्रेन के ऊपर है। इसके भी हम बारी डिटेल में जाएंगे कि ये कैसे फ्यूज करते हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे हैं। अब ये एक ओवरऑल फ्लो चार्ट है कि सेल में किस तरह की कोटेड वेसिकल कहां से कहां ट्रेवल करती हैं। तो जैसे कि लाल रंग जो इंडिकेट किया गया है वो कॉप सेकंड के लिए इंडिकेट किया गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल जो निकल कर चलेंगी आगे की तरफ, इनके ऊपर मुझे कॉप सेकंड कोट देखने को मिलेगा। गोल्जी से जो ईआर की तरफ वापस आ रही हैं, इनमें मुझे ब्लू कलर वाला मतलब कॉप 1। तो देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास जो आपके सिस फेस है और मीडियन गोल्जी है, वहां जो वेसिकल्स क्रिएट हो रही हैं ज्यादातर ये कॉप 1 कोटेड प्रोटीन की है। अब यहां से जब हम देख रहे हैं कि ट्रांस वाली साइड से वेसिकल्स क्रिएट होंगे जो एंडोसोम के पास जा रही हैं, तो यहां मुझे एक अलग तरह का प्रोटीन देखने को मिल रहा है ग्रीन कलर का, जो कि क्लैथरिन है। और अगर एंडोसोम से वापस किसी प्रोटीन को आना है गोल्जी के पास, तब मुझे वहां एक अलग ही तरह का प्रोटीन देखने को मिल रहे हैं जो रेट्रोमर कहला रहे हैं। इसके साथ ही जो प्रोटीन्स मेम्ब्रेन की तरफ जा रहे हैं या फिर मेम्ब्रेन से वापस लौट करके आ रहे हैं, वहां भी मुझे क्लैथरिन कोटेड देखने को मिल रहे हैं। और जो सीक्रेटरी वेसिकल अगर वापस गोल्जी से फ्यूज करना चाहती हैं तो वहां भी मुझे क्लैथरिन देखने को मिल रहा है। तो क्यों ना हम लोग यहां एक लाइन खींच दें, हम कहें कि ट्रांस गोल्जी और मेम्ब्रेन के बीच में ज्यादातर ट्रांसपोर्ट क्लैथरिन कोटेड वेसिकल का है। सिस गोल्जी और मीडियन गोल्जी के बीच में जो ज्यादातर ट्रांसपोर्ट है वो कॉप 1 का है, और ईआर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी की तरफ वाला कॉप सेकंड कोटेड है, और वापस आता हुआ रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट ये कॉप 1 वेसिकल के द्वारा है। ये जो डायग्राम है आपका, ये डायग्राम आगे चल के बहुत काम आने वाला है। पहले तो हम लोग वेसिकल्स को और उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिटेल में और पढ़ेंगे, लेकिन कभी भी आगे चल के रिविजन करने के लिए ये डायग्राम बहुत काम आने वाला है। यहां तक कोई सवाल है आपका? नो सर। नो सर। नो सर। बढ़िया। नो सर। सो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं द असेंबली ऑफ द क्लैथरिन कोट ड्राइव्स वेसिकल फॉर्मेशन।
ये क्लैथरिन की बात सबसे ज़्यादा इसलिए देखने को मिलती है कि सबसे पहली वेसिकल जो हम लोगों ने सबसे बढ़िया तरीके से समझी थी वो क्लैथरिन कोटेड थी। आज हम जानते हैं कि ये जो पूरा का पूरा वेसिकल है केज टाइप स्ट्रक्चर, असल में इसकी एक फंडामेंटल यूनिट है। ये फंडामेंटल यूनिट का डायग्राम यहां दिखाई दे रहा है। यहां कुल मिलाकर के 6 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, जिनमें से 6 पेप्टाइड आइडेंटिकल लेकिन बड़ी हैं साइज में, जिन्हें हम लोग हैवी चेन कहते हैं, और 3 छोटे साइज की आइडेंटिकल पेप्टाइड्स हैं जिन्हें हम लोग लाइट चेन कहते हैं। किसी को पता है कि जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम क्या देते हैं? नो सर। नो। ओके, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को मोनोमर यूनिट्स में बांटना चाहूं तो कितनी आइडेंटिकल यूनिट्स अवेलेबल हैं यहां पे? कितनी? 6। 3 नहीं, 6 आइडेंटिकल नहीं है। 2 भी आइडेंटिकल नहीं है। एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है ये, एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है ये, और एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है ये। 6 आप इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि 3 लाइट चेन है और 3 हैवी चेन है। वो लाइट चेन तीनों एक जैसी हैं, हैवी चेन तीनों एक जैसी हैं। ओके, बट आप ये नहीं बोल सकते कि वो 6 की 6 एक जैसी हैं। ये बात क्लियर हो गई? तो Yes, आप sir. 2 इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि यहां पे एक डाइमर है एक तरह का, एक हैवी और एक लाइट का, और ये 3 बार रिपीट हो रहा है इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो पहली बात, इसके नाम में ट्राई जरूर आएगा। किसी को अब याद आया कुछ? अभी भी याद नहीं आया? ट्राइस्किलियन। जी हाँ, इंडीड। जब हम लोग इनकी बात करते हैं तो जो ट्राइस्क्लिनर स्ट्रक्चर है इसका, ये इसकी आइडेंटिटी कहलाता है। अब इस तरह के एक एक यूनिट काफी सारी आपस में जुड़ती हैं और जुड़ करके ये केज लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देती हैं। अब यहां पे एक डाटा और भी गिवन है जो अभी तक मैंने बोला नहीं है क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स के बारे में। ये है इनका साइज। स्लाइड देख के बताइए मुझे कि साइज कितना होता है इन वेसिकल्स का आमतौर पे? गिवन है स्लाइड के ऊपर, केवल आपको पढ़ना है। 25 mm। 25 नैनोमीटर से 50 नैनोमीटर के आसपास। दिख गए नंबर? तो अब इसकी असेंबली समझते हैं कि असेंबली कैसे होती है। सबसे पहले मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। वो रिसेप्टर जो एक तरफ तो कार्गो प्रोटीन से, कार्गो मॉलिक्यूल से बाउंड करेंगे। कार्गो प्रोटीन या कार्गो मॉलिक्यूल हम उसे बोल रहे हैं जिसको ट्रांसपोर्ट किया जाना है वेसिकल में पैक करके। ये आमतौर पे ईआर के ल्यूमन वाली साइड है। अगर मैं ईआर की बात कर रहा हूं, लेकिन ईआर की तो बात हो नहीं सकती ना, ये गोल्जी की बात होगी, तो ये गोल्जी के ल्यूमन वाली साइड है। इसके साइटोसोलिक साइड पर एक अडेप्टर प्रोटीन से बाइंड करने की एबिलिटी भी है इसके पास। अब ये अडेप्टर प्रोटीन बड़े खास हैं। तो जैसे जैसे रिसेप्टर से ये बाइंड करेगा कार्गो, वैसे वैसे मेम्ब्रेन के आसपास काफी सारे अडेप्टर चिपकते जाएंगे। जहां अडेप्टर एक तरफ तो रिसेप्टर से बाइंड कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ ये आपके क्लैथरिन के ट्राइस्किलियोन के साथ में बाइंड करेंगे। जो एक मोनोमर यूनिट है इसकी, वो ट्राइस्किलियोन कहलाती है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्लैथरिन असेंबल होते चले गए और क्लैथरिन आपस में इंटरेक्ट करेंगे। जैसा हमने पीछे देखा कि वो इंटरेक्ट करते करते केज लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे, और क्योंकि ये मेम्ब्रेन के साथ बंधे हुए हैं तो मेम्ब्रेन के साथ साथ एक स्फेरिकल बॉल के रूप में इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद इसे बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए मेम्ब्रेन को बैंड करने वाले कुछ प्रोटीन और कुछ फ्यूजन प्रोटीन ये आएंगे। ये मेम्ब्रेन बैंडिंग और फ्यूजन प्रोटीन जब आपस में भिचेंगे तो मेम्ब्रेन बिल्कुल पास पास आ जाएंगी। ये एक एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस है। नतीजा, बाद में ये मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएंगी और आपकी वेसिकल टूट के बाहर निकल जाएगी। जब ये वेसिकल कंप्लीट बन चुकी है पूरी, तब ये क्लैथरिन्स एंड अडेप्टर्स अलग हट गए दोबारा से इस साइकिल को रिपीट करने के लिए। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्लैथरिन का रोल क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? वेसिकल फॉर्मेशन। एग्जैक्टली, वेसिकल फॉर्मेशन। कभी भी वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मत बोल दीजिएगा। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में रोल नहीं होता इन कोटेड प्रोटीन्स का।
इन प्रोटीन्स का केवल काम है सेलेक्टेड जगह से सेलेक्टेड प्रोटीन्स को बांध करके एक वेसिकल रेडी कीजिए, और जब वेसिकल रेडी हो गई तो उनका काम खत्म हो गया। अब इस वेसिकल को जो आगे जाना है, ये इसके लिए इस मेम्ब्रेन पर लगे हुए और प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होंगे जो इस डायग्राम में दिखाए नहीं गए। तो कुल मिलाकर के जब भी आप क्लैथरिन कोटेड वेसिकल फॉर्मेशन की बात करेंगे तो यहां पे 4 स्टेप होंगे। पहला स्टेप है कोट असेंबली एंड कार्गो सिलेक्शन, दूसरा है बड फॉर्मेशन, तीसरा है वेसिकुलर फॉर्मेशन, और फोर्थ है अनकोटिंग। जो सबसे पहला स्टेप है कोट असेंबली एंड कार्गो सिलेक्शन, इसमें केवल अडाप्टर प्रोटीन, रिसेप्टर एंड कार्गो, ये 3 कंपोनेंट है। बड फॉर्मेशन में एक कंपोनेंट और आ गया, ये है आपके क्लैथरिन ट्राइस्किलियन। वेसिकल फॉर्मेशन में एक कंपोनेंट और आ गया जो मेम्ब्रेन बेंडिंग और फ्यूजन प्रोटीन्स हैं, और लास्ट में सारे कंपोनेंट्स अलग हट गए अदर देन रिसेप्टर एंड कार्गो जो वेसिकल के अंदर पैक है। क्लियर है बात? यस सर। ये जो डायग्राम है ये केवल कागजी डायग्राम नहीं है। रियलिस्टिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेजेस में ये वेसिकल्स जो क्लैथरिन कोटेड है, या फिर जिन्हें हम लोग कोटेड पिट्स भी कहते हैं, जब कभी हम एंडोसाइटोसिस की बात करते हैं वहाँ भी क्लैथरिन का इस्तेमाल होता है वेसिकल क्रिएट करने के लिए, तो वहाँ हमें ये ऐसे ही टिपिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो आप देखना चाहो तो सही मायने में एक ट्राइस्किलोन यहाँ अवेलेबल है। इस तरह के ट्राइस्किलोन जुड़ करके ये केज लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। कभी कुछ खाने पीने की चीज देखी तुमने इस तरह की? स्ट्रॉबेरी। नहीं, स्ट्रॉबेरी चलो स्ट्रॉबेरी भी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जैसे ये अंदर से खोखला है स्ट्रक्चर और बाहर इसके एक स्केलेटल सा अवेलेबल है, ऐसा कुछ हमने खाने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया? कुछ फ्राइड टाइप की चीज जिसे हम फ्राई करते हो, जैसे चिप्स वगैरह फ्राई नहीं करते? सर वो जो स्नैक्स आते हैं ना, हाँ, कुछ स्नैक्स आते हैं इस Yes, तरह के, sir, chips. एग्जैक्टली, जिन्हें हम लोग फ्राई करते हैं तो वो इस तरह से फूल सर के इसका आता है। नाम याद नहीं आता। नाम तो मुझे नहीं आता, आम भाषा में हमारे तो कचरी कहते हैं। अब आई डोंट नो कि अलग अलग स्टेट्स में उसके नाम क्या लिए जाते हैं। तो सर हम रमकड़ा कहते हैं। हाँ, गुड, आई थिंक राइस के बने होते हैं वो। यस सर। हाँ सर। चलिए, तो पहला जो कंपोनेंट हमने समझा वेसिकल फॉर्मेशन में, ये हमने जो क्लियर कट नाम लिया जिसका स्ट्रक्चर भी समझा, ये था क्लैथरिन। अब आती है बात अडाप्टर प्रोटीन की। हमने ये पाया था कि जब कार्गो रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो वेसिकल फॉर्मेशन को इनिशिएट करने के लिए अडाप्टर का बाइंड करना जरूरी है। अडाप्टर प्रोटीन अनदर मेजर कोट कंपोनेंट इन द क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स फॉर्म अ डिस्क्रीट इनर लेयर। तो अगर मैं कहूं कि ये एक वेसिकल है तो पहले तो इसके ऊपर मुझे एक अडाप्टर की लेयर दिखाई देगी सही मायने में, और फिर इस अडाप्टर के ऊपर बाइंड होंगे मेरे क्लैथरिन्स। तो जो इनर लेयर है उस इनर लेयर के अंदर मुझे ये देखने को मिलेंगे, पोजिशन बिटवीन द क्लैथरिन केज एंड द साइटोसोलिक फेस ऑफ द मेम्ब्रेन। They bind to the various transmembrane protein cargos and transmembrane receptors that capture soluble cargo molecules inside the vesicle. इसलिए इन्हें हम लोग कार्गो रिसेप्टर भी कहते हैं जिन प्रोटीन से बाइंड करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे एक वेसिकल है और यहाँ पर एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है और ये किसी कार्गो प्रोटीन से बाइंड कर सकता है और पीछे से आकर अडाप्टर इससे बाइंड कर सकता है। अडाप्टर को अडाप्टर कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि ये दो चीज़ों के बीच में कनेक्शन क्रिएट करता है। अडाप्टर वर्ड अंग्रेजी का सिंपल आम भाषा में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। जैसे तुम्हारे लैपटॉप का चार्जर, मत भूलो, अगर तुम पढ़ोगे उसके ऊपर तुम्हें अडाप्टर लिखा दिखाई देगा, क्योंकि तुम्हारे घर के इलेक्ट्रिक सर्किट्स को तुम्हारे लैपटॉप से कम्युनिकेट कराने में ये वायर हेल्प करता है। तो अडाप्टर प्रोटीन हमारे यहाँ थे, इसको भी आप उतना ही इंपॉर्टेंट मानेंगे जितना इंपॉर्टेंट आपके क्लैथरिन ट्राइस्किलियन थे। तो अब अगर मैं ये कहूँ तो कि ट्राइस्किलियन को तो ये पता ही नहीं है कि वेसिकल कहाँ फॉर्मेशन करनी है, तो गलत थोड़ी है बात। किसे पता है कि वेसिकल कहाँ बननी है? तो ये है भाई अडाप्टर प्रोटीन। ये वेसिकल वहाँ क्रिएट कराएगा जहाँ रिसेप्टर से कार्गो मॉलिक्यूल बाउंड होगा। ये रिसेप्टर का जो डोमेन है जो अडाप्टर प्रोटीन से बाइंड करेगा, ये डोमेन अडाप्टर प्रोटीन से तभी बाइंड कर पाएगा जब वो अपने कार्गो के साथ चिपका हुआ होगा। अडाप्टर प्रोटीन के भी काफ़ी एग्जाम्पल्स हम लोग जानते हैं, जिनमें से एक अडाप्टर का नाम है AP2। AP की फुल फॉर्म है अडाप्टर प्रोटीन 2।
ये सबसे बढ़िया समझा गया एक प्रोटीन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे एक बात और हमें क्लियर करनी है कि मेम्ब्रेन के रिसेप्टर जिसके ऊपर कार्गो लगा हुआ है उससे अडेप्टर आके बाइंड करेगा, बात सिर्फ इतनी है। इस अडेप्टर का इंटरेक्शन मेम्ब्रेन में लगे हुए कुछ लिपिड से भी होना जरूरी है, जैसे कि फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल। मैंने पहले कहा था आपसे कि ये लिपिड कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिपिड कंपोनेंट कई तरीके से मॉडिफाई होता है फॉस्फोराइलेशन की वजह से। फॉस्फोराइलेशन किस पोजीशन पर हो रखा है इससे ये अलग अलग हो सकता है। इससे हम लोग PIP2 और इस तरीके से हम कई सारे इसके वेरिएशन देखते हैं। PIP2 भी कई तरह के होते हैं। फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल जिसके ऊपर 2 एक्स्ट्रा फॉस्फेट लगे हुए हैं। अब ये फॉस्फेट कौन कौन से कार्बन पर लगे हुए हैं इसके बेस पर ये भी डिफरेंट हो सकते हैं। हमने ये पाया है कि अलग अलग मेम्ब्रेन पोजीशंस पर सेल के अंदर डिफरेंट काइंड के PIP2s पाए जाते हैं। अब ये AP2 का डायग्राम हम थोड़ा सा और डिटेल में जा रहे हैं। AP2 डायग्राम जो है इसमें नोटिस कीजिएगा तो 4 पेप्टाइड मुझे देखने को मिल रही हैं, जिनमें से एक पेप्टाइड का नाम है बीटा 2, एक का नाम है अल्फा। तो बीटा 2 और अल्फा ये हैं 2 मेन मेजर कंपोनेंट, और इसके सेंट्रल पार्ट में 2 पेप्टाइड्स और भी हैं, μ2 और σ2। ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। मेम्ब्रेन में लगा हुआ है आपके पास फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल PI 45P2। इसे हम लोग PI45 ब्रैकेट में P2 हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इतना मॉलिक्यूल PI है और इसमें 2 फॉस्फेट और लगे हुए हैं। अब ये 2 फॉस्फेट उस आइनोसिटोल की पोजीशन नंबर 4 एंड पोजीशन नंबर 5 पर लगे हुए हैं। तो जब ये PI45P2 होता है मेम्ब्रेन के ऊपर, तब AP2 इसके पास आया और इससे बाइंड कर गया। तो जैसे ही इस फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल से बाइंड किया, नोटिस कीजिए इसकी कन्फर्मेशन चेंज हो गई। अब ये कन्फर्मेशन अवेलेबल है कार्गो रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए। तो इमेजिन कीजिए कि अगर वो PIP2 हो ही ना पास में तो ये अपने कार्गो को पहचान भी नहीं पाएगा। क्लियर है बात? यस सर। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ अडाप्टर प्रोटीन्स, जिनमें सबसे बढ़िया कैरेक्टराइज हमने AP2 को कर रखा है, और इसका इंट्रैक्शन फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल के साथ भी हमें मालूम है। अब ये किस जगह पर कौन से प्रोटीन को कार्गो से इंटरेक्ट करना है और वहाँ पे कौन सा AP प्रोटीन आके बाइंड करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस एरिया में PIs फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल किस टाइप के हैं। हमने ये भी पाया है कि इन्हीं जगह पर बहुत सारे तरह के काइनेस और फॉस्फेटेज एंजाइम्स अवेलेबल हैं जो एज पर द नीड PIs को फॉस्फेट ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं या उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला टिपिकल लिपिड है। सबसे पहली बार इस स्ट्रक्चर को हमने तब देखा था जब हम लोग मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे और मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स को देख रहे थे। ये बाकी लिपिड मेम्ब्रेन की तरह यहाँ भी मेरे पास 2 फैटी एसिड्स की टेल अवेलेबल है। एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है और जिसके ऊपर एक फॉस्फेट लगा हुआ अल्कोहल है। अगर तुम कहो तो देखने में कार्बोहाइड्रेट जैसा लगेगा, बट असल में हम इसे अल्कोहल कैटेगरी में ही ऐड करते हैं। तो अभी तक ये केवल PI है, फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल, जिसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं इस तरीके से। अब डिफरेंट काइंड के फॉस्फोराइलेशन से इसकी जो पोजीशंस हैं, कार्बन नंबर 1 तो ऑलरेडी एंगेज्ड है, 2, 3, 4, 5, 6, इनके ऊपर डिफरेंट काइंड का फॉस्फोराइलेशन हो सकता है, लेकिन केवल 2 ही फॉस्फेट और ऐड हो सकते हैं मैक्सिमम। तो जैसे कि PI कैन बी कन्वर्टेड टू PI फॉस्फेट, जिसमें 5वीं पोजीशन पर एक फॉस्फेट ऐड किया गया है केवल, या फिर PI35 जिसमें केवल 3rd पोजीशन पर फॉस्फेट ऐड किया गया है, और फिर एक्स्ट्रा और फॉस्फेट ऐड करके ये 3,4P2 या फिर 4,5P2 बन सकते हैं। और सबसे जो इसका लास्ट केस है जहां कुल मिलाकर के 4 फॉस्फेट जुड़ जाएंगे, यह है 3,4,5P3। हमने ये पाया कि अलग अलग तरह के जो ये PIs हैं ये समहाउ मिक्सअप नहीं है सेल के अंदर। अलग अलग मेम्ब्रेन पर अलग अलग तरह के ये लिपिड्स पाए जाते हैं, और हो ना हो उस पर्टिकुलर एरिया में जो एक्टिविटी हो रही है मेम्ब्रेन के साथ में, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। हम ये जान चुके हैं कि डिफरेंट काइंड के सिग्नलिंग प्रोसेस के द्वारा ये जो
फॉस्फोराइलेशन या फिर डिफॉस्फोराइलेशन है, ये कंट्रोल्ड है। ये रैंडम प्रोसेस नहीं है कि पीआई का कुछ ही बन जाएगा। पीआई का कब क्या बनेगा ये डिपेंड करेगा कि हम कौन सी मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, किस तरह का वो पीआई अवेलेबल है। ये डिपेंड करेगा कि इसके ऊपर कौन सा अडाप्टर प्रोटीन या कोई और प्रोटीन आके बाइंड करेगा। इस बात को ये भी मत बांध के रखिएगा कि केवल ये अडाप्टर प्रोटीन वाली कहानी में इन्वॉल्व है, और भी कई जगह हम लोग इनके रोल देखेंगे। जैसे किसी को याद है कि जीपीसीआर पाथवे में इसका रोल है, जीपीसीआर पाथवे, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. IP3 और डैग, आपको याद होगा। तो अगर मैं इसे काट दूं यहां से, तो ये मॉलिक्यूल IP3 और ये मॉलिक्यूल डैग, डाई असाइल ग्लिसरॉल, दोनों सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं। तो यहां हम लोग इसे डिटेल में देख रहे हैं, लेकिन इसका रोल बहुत जगह देखने को मिलना है। अभी जो हमारी नॉलेज है देखो वो क्या कहती है, कलर कोड दे दिया गया है। जैसे ग्रीन कलर जो है ये है PI3P, यानी कि आयनोसिटोल के थर्ड पोजीशन पर एक फॉस्फेट और है, और ये मुझे एंडोसोम वाली मेम्ब्रेन या जो उनके अंदर सब वेसिकल्स होती हैं, वेसिकल के अंदर वेसिकल्स, या फिर फेगोसाइटोसिस में जो एंडोसोम की मेम्ब्रेन है वहां मुझे, मतलब फेगोसोम की जो मेम्ब्रेन है वहां पर ये मुझे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। जब मैं इस रेड वाले की बात करूं, देखो रेड वाला भी पीआईपी है, केवल एक ही फॉस्फेट एक्स्ट्रा ऐड है, लेकिन फोर्थ पोजीशन पर। तो ये मुझे एंडोसाइटोसिस, सॉरी रेगुलेटेड एक्सोसाइटोसिस वहां मुझे देखने को मिल रहा है, और गोल्जी से जो वेसिकल्स बन के बाहर की तरफ जा रही हैं वहां मुझे इनका रोल देखने को मिल रहा है, चाहे वो एंडोसोम से फ्यूज करने के लिए जा रही हो, चाहे वो प्लाज्मा में फ्यूज करने जा रही हो, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्साइटोसिस कर रही हो। देन इसके अलावा मैं अगर बात करूं दो वाले जो फॉस्फेट्स हैं, PIP2 और ये है 4-5 वाला, जिसमें फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन पर दो फॉस्फेट और लगे हुए हैं, तो ये अगेन मुझे एंडोसाइटोसिस में देखने को मिलता है, और कुछ फेगोसाइटोसिस में भी स्टार्टिंग करने के लिए मुझे देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं PIP3 की, जिसमें 3 फॉस्फेट्स हैं 3, 4th एंड 5th पोजीशन पर, तो ये मुझे खास तौर से जब फेगोसाइटोसिस अल्टीमेट कंप्लीट होने वाली है कि वो फेगोसोम बन जाएगा, तब मुझे ये देखने को मिलता है। तो इनकी जो लोकलाइजेशन है ये इंडिकेट करती है इस बात को कि इनका जरूर हर जगह जहां ये अवेलेबल है वहां इनके प्रिसाइज रोल है, वहां होने वाली एक्टिविटीज के लिए। तो अगर आप याद रख सकें इस डायग्राम को, जो कि बहुत मुश्किल काम है या शायद नहीं भी होगा, बस करना क्या है, अपने हाथ से इस डायग्राम को विद प्रॉपर कलर कोड रीड्रॉ कीजिएगा। एंडोसोम की मेम्ब्रेन पर कौन सा पीआईपी अवेलेबल है? एंडोसोम की मेम्ब्रेन पर क्या वह कलर दिख नहीं रहा या पढ़ने में नहीं आ रहा? PI35P2. PI35P2. PI3P. PI35P2। सो कभी बुरे टाइम में इस तरह की इंफॉर्मेशन काम आ जाती है। मेम्ब्रेन बेंडिंग प्रोटीन्स हेल्प डिफॉर्म द मेम्ब्रेन ड्यूरिंग वेसिकल फॉर्मेशन। अब इस डायग्राम को दोबारा नोटिस कीजिए। ये एक सीधी प्लानर मेम्ब्रेन है, और फिर ये मेम्ब्रेन मुड़ी और फिर वापस बैंड हुई। तो हम यहां पे कई जगह पर बैंडिंग देख रहे हैं मेम्ब्रेन की। हम लोग इन डायग्राम्स को बहुत क्रूडली तैयार करते हैं, ऐसे बहुत रो तरीके से। जैसे आपको आदत है कि ये मेम्ब्रेन है, रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, रिसेप्टर्स से कोई बाइंड कर गया, मेम्ब्रेन मुड़ गई, और आप ये सवाल करना भूल जाते हो कि ये मेम्ब्रेन मुड़ी कैसे। मेम्ब्रेन मुड़ने के लिए वो क्लैथरिन वाली कहानी अपनी जगह पर है, नो डाउट, लेकिन इसके साथ ही आज हम लोग काफ़ी सारे प्रोटीन भी डिस्कवर कर चुके हैं जो मेम्ब्रेन को फोल्ड कर सकते हैं। इन प्रोटीन्स के पास खास सोर्स जो हमें देखने को मिलता है वो है बार डोमेन। बार डोमेन मेम्ब्रेन को फोल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। अब जैसे कि एक मेम्ब्रेन है,
और ये इसका इंटीरियर सरफेस है साइटोप्लाज्मिक फेस वाला नेगेटिव चार्ज, और ये बार डोमेन डाइमर कंटेनिंग प्रोटीन है जिसके पास ये पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड लगे हुए हैं। तो जब ये मेम्ब्रेन के पास जाएगा तो नोटिस कीजिए ये चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करेंगे, और क्योंकि फ्लूइड बाय नेचर मेम्ब्रेन है, प्रोटीन नहीं, तो मेम्ब्रेन इस कैविटी में अपने आप को फिल करने की कोशिश करेगी, और जब फिल करेगी तो ऑफकोर्स आपकी मेम्ब्रेन मॉडिफाई हो गई। अभी तक जो हमने प्रोटीन्स की बात करी है वेसिकल फॉर्मेशन में, हमने कहा है कि एक तो है कोट प्रोटीन, फॉर एग्जांपल क्लैथरिन, जिसकी मोनोमर यूनिट का नाम है, क्या नाम है, ट्राइस्किलोन, 6 पेप्टाइड, 3 हैवी एंड 3 लाइट चेन। फिर एक अडाप्टर प्रोटीन, एग्जाम्पल क्या था अडाप्टर प्रोटीन का, AP2 AP2। PI, फिर पीआई जो मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला प्रोटीन था, कार्गो एंड उसका रिसेप्टर। और हम बात कर रहे हैं बार डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन्स की जो मेम्ब्रेन को फोल्ड करने में हेल्प करते हैं। इंडियन हमने ये भी पाया कि जो बार डोमेन प्रोटीन्स हैं ये डायरेक्टली मेम्ब्रेन को फोल्ड भी कर सकते हैं और ये वेसिकल को माइग्रेट भी करा सकते हैं by the help of other protein. These bar domain proteins together with the clathrin machinery, they help nucleate, stimulate the local assembly of actin filaments. तो यहीं पर ये बार प्रोटीन्स, बार डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन अवेलेबल है आसपास, और ये प्रोटीन यहीं पर एक्टिन फिलामेंट्स को न्यूक्लिएट करना शुरू कर देते हैं। एक्टिन फिलामेंट्स को न्यूक्लिएट करने का मतलब क्या है कि कोई एक फाइबर है और उसके ऊपर और एक्टिन फाइबर्स आकर के चिपकना शुरू हो गए, नतीजा फाइबर ग्रो करेगा, और जब ये फाइबर इन वेसिकल के साथ में कनेक्टेड है तो ग्रो करते हुए फाइबर वेसिकल को पुश करेंगे इनसाइड या आउटसाइड, जिसकी वजह से वेसिकल क्रिएट करने में और हमें हेल्प देखने को मिलती है। द ग्रोइंग फिलामेंट पुश ऑन द मेम्ब्रेन सराउंडिंग्स द बडिंग वेसिकल एंड फर्दर हेल्प प्रोपेल इट अवे फ्रॉम द मेम्ब्रेन। तो सिर्फ बार डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन का रोल केवल डायरेक्ट मेम्ब्रेन को फोल्ड करना नहीं है, एक्टिन के पोलिमराइजेशन में भी ये रोल निभाते हैं। कोई सवाल यहां तक? नो सर। अब लगभग लास्ट पार्ट है इसका, वेसिकल क्रिएट करने के लिए। वेसिकल बन चुकी है लेकिन वेसिकल को पिंच ऑफ होना है वहां से, तो पिंच ऑफ करने के लिए साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स हैं अवेलेबल, जो पहली बात तो वेसिकल को अनकोट करने में भी हेल्प करते हैं और वेसिकल को बड ऑफ करने में भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायनामिन, डायनामिन को डायनिन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। डायनिन प्रोटीन याद है? Yes, sir. मोटर प्रोटीन था एक, तो उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा इसको। यस सर। ये एक अलग तरह का प्रोटीन है। Assemble at the neck of the bud and ultimately pinch of the membrane to release the fully formed clathrin coated vesicle. डायग्राम में देख लेते हैं। तो जब वेसिकल हमारी क्रिएट हो जाएगी तो ये नेक पर डायनामिन्स आकर के बाइंड करना शुरू कर देंगे। अब डायनामिन जो ये प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन्स को हमने पास से दिखा दिया कि ये 2 लेयर हैं, एक इनकी लेयर दिखा दी हमने और एक यहां वाली लेयर दिखा दी। अब इन प्रोटीन में जहां जहां ये आपस में इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो इनमें ये जीटीपेज डोमेन है। जीटीपेज डोमेन का मतलब ये है कि इन प्रोटीन के पास जब कभी जीटीपी आएगा तो ये उसे जीडीपी प्लस पीआई में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जीटीपी खर्च करते जाएंगे और ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लाइड करते जाएंगे, जैसे कि आपने पंजा कस दिया है किसी की गर्दन के ऊपर। तो जैसे जैसे कसता जाएगा वैसे वैसे वेसिकल्स पिंच ऑफ करती जाएंगी। तो यहां इस फोटोग्राफ के अंदर आप ध्यान देखोगे तो इस जगह पर लाइनें हैं, ये लेबल्ड एंटीबॉडी का इस्तेमाल करके उन प्रोटीन्स को टैग किया गया जहां डायनामिन अवेलेबल है। तो यहां तक बात समझ में आई?
Yes, sir. तो अब अगर हम लोग पूरे इवेंट्स को एक सीरीज में बांट दें, मैं वर्बली बोल रहा हूं उसको। सबसे पहले कार्गो प्रोटीन रिसेप्टर से आके बाइंड किया, वहीं पर PIP2 से इंटरेक्ट करता हुआ अडाप्टर प्रोटीन लगा हुआ है अप्रोप्रिएट। जैसे ही कार्गो से रिसेप्टर बाइंड किया, अब इस रिसेप्टर से अडाप्टर प्रोटीन बाइंड करेगा। अडाप्टर प्रोटीन बाइंड करने के बाद रिक्रूट करेगा क्लैथरिन्स को। क्लैथरिन्स रिक्रूट होते जाएंगे, वेसिकल की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। बार डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन मेम्ब्रेन्स को फोल्ड करना शुरू कर देंगे, एक्टिन्स को पोलिमराइज करेंगे ताकि मेम्ब्रेन को और पुश कर सके अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दूर। डायनामिन टाइप के प्रोटीन आएंगे, GTP खर्च करेंगे, नेक ऑफ द बर्ड को क्लोज ले आएंगे और अल्टीमेटली पिंच ऑफ कर देंगे वेसिकल को। जब वेसिकल कंप्लीट हो गई, तब सारे के सारे प्रोटीन अदर देन कार्गो एंड रिसेप्टर इस कोट से हट जाएंगे, जिसे हम अनकोटिंग बोलते हैं। क्या ये स्टेप्स और मेंबर क्लियर हैं? Yes, sir. Yes, sir. इस सारी कहानी के अंदर कुछ मोनोमरिक GTPase भी आते हैं। आई होप कभी आप लोगों ने पहले मोनोमरिक GTPase का जिक्र सुना होगा। नाम में बहुत कुछ है। मोनोमरिक मतलब ये GTPase एक सिंगल पेप्टाइड का बना हुआ प्रोटीन होगा, और ये जितने भी ये GTPase होंगे, इनमें हमेशा 3 कंपोनेंट कम से कम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं सपोज इसका नाम देता हूं M, कि भाई ये M नाम का एक मोनोमरिक GTPase है, तो ये 2 फॉर्म में मिलेगा, या तो GTP बाउंड या फिर MGDP बाउंड। और ये दोनों फॉर्म आपस में इंटरकन्वर्टेबल होंगी। जब GDP वाली फॉर्म GTP में कन्वर्ट होगी, तो उस दौरान GTP आएगा और GDP निकल जाएगा। मैं सारा को ठीक कर दूं, GTP आएगा, GDP निकल जाएगा। लेकिन यह काम अकेला नहीं हो सकता, मतलब ये अपने आप होने वाला काम नहीं है। इसके लिए एक अलग से एक प्रोटीन जरूरत पड़ेगी, जिसे GEF कहा जाएगा, एक्सचेंज फैक्टर। ये GTP GDP वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा करने के लिए केवल उसे अपने GTP का एक फॉस्फेट हटाना है, मतलब हाइड्रोलिसिस, GTPase फंक्शन। तो यहां पर भी एक प्रोटीन और आएगा, GAP कहेंगे, एक्सेलरेटिंग प्रोटीन। एक इस सिस्टम के अंदर हमेशा 3 कंपोनेंट इन्वॉल्व होंगे। पहला कंपोनेंट आपका मोनोमरिक GTPase, दूसरा कंपोनेंट जो इस GTPase की GTPase एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा, गैप प्रोटीन बोलेंगे हम उसे। और दूसरा, जब ये GTPase फंक्शन हो गया, GTP इज हाइड्रोलाइज्ड, नाउ GDP इज देयर, तो उस GDP को हटा करके GTP लगाना ताकि वो वापस यूज कर सकें उसे हम लोग। तो एक तीसरा कंपोनेंट और आएगा, जिसे हम लोग एक्सचेंज फैक्टर कहेंगे, GEF। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. आमतौर पर जैसे अभी जो हम लोगों ने बात की थी, हम लोगों ने कहा था कि वाई लोकल प्रोडक्शन ऑफ PIPs प्लेज अ मेजर रोल इन रेगुलेटिंग द असेंबली ऑफ क्लैथरिन कोट्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कहां पे क्लैथरिन कैसे कोट होंगे, ये PIPs डिसाइड कर रहे थे। गोल्जी apparatus coat recruiting GTPase control the assembly of COP1 coats on Golgi membrane, COP2 coats on ER membrane and retromer and clathrin coats on the endosome। तो जब हम लोग बात करेंगे COP1 की कोटिंग की, COP2 की कोटिंग की, या फिर रेट्रोमर्स के बनने की, या फिर क्लैथरिन कोट्स की जो एंडोजोम से बन रहे हैं, तो उन सब जगह पर हमें कोट रिक्रूटिंग GTPase देखने को मिलेंगे। अभी तक वाली कहानी में हमने सिर्फ ये देखा था कि सिंपल अडाप्टर आके बाइंड किया, क्लैथरिन आके चिपक गया एंड कहानी शुरू हो गई अपने आप। लेकिन यहां पर इसको रिक्रूटमेंट करने के लिए भी स्पेशल प्रोटीन चाहिए इन सारी कहानियों के अंदर, जिन्हें हम लोग कोट
रिक्रूटमेंट जीटीपीएस कहते हैं। ये मोनोमरिक जीटीपीएस की फैमिली है। इसका एक एग्जाम्पल है ARF प्रोटीन, और ये कोप 1 वेसिकल बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्लैथरिन कोट्स के लिए भी गोल्जी मेम्ब्रेन से। दूसरा एक प्रोटीन है SAR1, ये रिस्पॉन्सिबल है असेंबली ऑफ कोप सेकेंड कोट्स एट द ER मेम्ब्रेन। और फिर है RAB7, ये इनिशिएट करेगा रेट्रोमर कोट्स एट द एंडोसोमल मेम्ब्रेन। तो मैं याद है हम लोगों ने एक डायग्राम स्टार्टिंग में देखा था जो मैप था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल लाल रंग की निकल कर जा रही थी, गोल्जी से ब्लू कलर की वेसिकल थी। याद रहा डायग्राम वाला? Yes, sir. Yes, sir. ये जो हमारे जीटीपीएस हैं, इनके नाम आप उस डायग्राम में अप्रोप्रिएट जगह पर फीड कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, जहां पर कोप 1 वेसिकल्स क्रिएट हो रही हैं वहां आप ARF प्रोटीन लिख दीजिएगा, ARF लिख दो केवल। जहां पर आप कॉप सेकंड को देख रहे हो बनते हुए, वहां SAR1 लिख दीजिए, मतलब हम बात कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। और जहां पे आप देखोगे कि रेट्रोमर देखने को मिल रहे हैं आपको एंडोसोम से, तो वहां पे आप RAB7 लिख दोगे, रिवीजन करने में हेल्प मिलेंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि इस सारी कहानी के अंदर एक तो एक्सचेंज फैक्टर, जिसे हम GEF कहते हैं, पूरा नाम है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, और एक गैप जीटीपीएस एक्टिवेटिंग एसिलरेटिंग प्रोटीन्स जो हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। इनके बिना ये काम नहीं होता। ये कह लीजिए कि इन जीटीपीएस को एक्टिव करने के लिए GEF या GAP इनमें से कोई आएगा, तब जाकर के एक्टिव होगा, अपना काम करेगा, और फिर दूसरा अल्टरनेट प्रोटीन आएगा जो इसे वापस इनएक्टिव फॉर्म में ले आएगा। कई बार हम इसे देखेंगे कि जब जीटीपी चिपका हुआ है तब एक्टिव है, और कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि वो GDP बाउंड स्टेट में एक्टिव है। Coat recruiting GTPase are usually found in high concentration in the cytosol in inactive form. यहां इस केस में इनएक्टिव फॉर्म है इनकी GDP वाली। साइटोसोल में पड़े हुए प्रोटीन है, सोल्यूबल प्रोटीन है। तो जब भी कभी कॉप सेकेंड कोटेड वेसिकल्स को बड ऑफ होना होगा ER मेम्ब्रेन से, तो स्पेसिफिक SAR1 GEF जो कि ER की मेम्ब्रेन में एम्बेड है, वो साइटोसोलिक SAR1 से बाइंड करेगा। डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं सारी कहानी को। तो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, ये ER की मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाला हिस्सा AR का ल्यूमन है, और उसके सरफेस पर ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन लगा हुआ है, ये है SAR1 GEF। GEF का काम क्या होता है? GDP का GTP लगाता है। ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, इस नाम से याद रखिए इसको। साइटोसोल में प्रोटीन पड़ा हुआ है SAR1, जो आपका मोनोमरिक जीटीपेज है वो ये है SAR1 येलो कलर का। इसमें एक डोमेन है जो अंदर की तरफ अभी बैठा हुआ है। इस प्रोटीन का पार्ट एक एम्फीफिलिक हेलिक्स, जो असल में प्रोटीन के इंटरनल हिस्से में है, और ये भी साइटोसोल में है, GDP लगा हुआ है, और इस टाइम ये इनएक्टिव है। तो जैसे ही ER की मेम्ब्रेन को इस जगह पर वेसिकल क्रिएट करनी है COP2 कोटेड, तो ये SAR1 GEF प्रोटीन बनके मेम्ब्रेन पर आ जाता है। साइटोसोल में पकड़े हुए SAR1 को ये GDP हटा देगा, GTP लगा देगा, और GTP लगते ही इसका ये डोमेन ओपन हो गया जो हाइड्रोफिलिक था। अब ये हाइड्रोफिलिक एम्फीफिलिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका एक पार्ट जो है वो हाइड्रोफिलिक है और एक पार्ट ऐसा है जो हाइड्रोफोबिक है। तो अपने हाइड्रोफोबिक वाले पार्ट की वजह से ये मेम्ब्रेन में धंस जाएगा। अब ये लिपिड एंकर्ड प्रोटीन बन गया, नहीं सॉरी, पेरिफेरल प्रोटीन बन गया जो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड हो गया। ये असेंबली की शुरुआत है। तो SAR1 जो कि मोनोमरिक जीटीपेज था, अब ये एक्टिव है, मेम्ब्रेन में लग गया है। अब ये दूसरे कंपोनेंट्स को रिक्रूट करना शुरू करेगा, वो कंपोनेंट्स जो वेसिकल बनाएंगे। तो जैसे ये आकर के मेम्ब्रेन बाइंड करता है, नेक्स्ट कंपोनेंट SEC23-24 ये डाइमर आके यहां बाइंड करता है, जिनमें से SEC23 के पास एबिलिटी है SAR1 से बाइंड करने की। SEC23 की एबिलिटी थी SAR1 GTP से इंटरेक्ट करने की, और इसका जो दूसरा पार्ट है SEC24, इसके पास एबिलिटी है उस रिसेप्टर से बाइंड करने की जो कार्गो से चिपका हुआ है। नेक्स्ट स्टेज में अब इनके कॉपीज नंबर बढ़ने शुरू आते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर,
और अब ये और दूसरे प्रोटीन्स को रिक्रूट करना शुरू कर देंगे, जैसे कि सेक 13 और 31। याद रखना भी आसान है, 13 याद रख लो, नंबर दूसरा इसका उल्टा ही है। यहां तक बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अभी अभी जो हमने पिछली वाली कहानी थी, उस कहानी में हम लोगों ने वर्ड्स देखे, जैसे कि क्लैथरिन, जैसे कि AP2, जैसे कि बार डोमेन वाले प्रोटीन, जैसे कि डायनामिन्स। तो अगर मैं कहूं कि सेक 23-24 ये इनमें से किसके जैसा है? AP2। एग्जैक्टली ये AP2 का रोल निभा रहा है अडाप्टर की तरह, रिसेप्टर्स बाइंड कर रहा है। सेक 13-31 ये किसकी तरह है? क्लैथरिन। ये Clathrin. क्लैथरिन की तरह है। तो जो ये इक्विवेलेंट्स हैं, ये इनके नाम हमें याद रखने होंगे एग्जाम में। तो अब सेक 13-31 इकट्ठे होते जाएंगे और धीरे धीरे ये वेसिकल्स पिंच अप हो जाएगी। आउटर लेयर में जैसे वहां क्लैथरिन की आउटर लेयर थी कोटिंग, ऐसे यहां पे आउटर लेयर में सेक 13-31 है, ये कॉप2 कोटेड वेसिकल है। और जो इनसाइड लेयर है, जो जहां पे हम AP2 की बात कर रहे थे, तो यहां पर ये इनसाइड लेयर में सेक 23-24 है। क्लियर है बात? यस सर। इसका मॉलिक्यूलर डायग्राम देखिए, कुछ हद तक ऐसा ही फ्रेम बना रखा है इन प्रोटीन्स ने, 31 और 13 ने, जैसा कि हमने क्लैथरिन को देखा था। ओवरऑल ये इमेज है वापस आपकी, अगर आप इसको एक साथ देखना चाहेंगे तो। एक डायग्राम इसका ये भी है, इसमें भी हम लोग SAR1 की असेंबली देख रहे हैं कॉप सेकंड प्रोटीन के द्वारा। हे कम ऑन, इट हैज टू बी बिग। चलो ये देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास मेम्ब्रेन पर एक प्रोटीन लगा हुआ है, इस प्रोटीन का नाम है सेक 12। SAR1 GDP बाउंड स्टेट में आया। मैं बड़ा ही कर देता हूं इसे, क्योंकि मुझे सवाल भी करने हैं ना आपसे इसके ऊपर। देखो ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं है, ये उतना ही कॉम्प्लिकेट है जितना कॉम्प्लिकेट तुम्हारा डर। तो बिना डरे अगर चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करोगे तुम पाओगे ये काफ़ी आसान है। मतलब सेम कहानी 3-4 बार रिपीट होती है, बस हीरो बदल जाते हैं, हीरो हीरोइन और विलन। तो ध्यान दीजिएगा जरा, यहां भी एक पहेली छिपी हुई है। हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे काम चल रहा है। ER ल्यूबन साइटोजोल एक तरफ है, SAR1 सोल्यूबल प्रोटीन था, आया सेक 12 से बाइंड किया, GDP हट गया, GTP लग गया, अब ये एक्टिव है। इसका वो डोमेन जो मेम्ब्रेन से इंटरेक्ट करेगा वो खुल गया है और वो मेम्ब्रेन में धंस गया है, हाइड्रोफोबिक एंड टर्मिनस। अब ये अपने ऊपर दूसरे प्रोटीन से बुला रहे हैं सेक 23-24, जो रिसेप्टर से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं और SAR1 से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। SAR1 जो GTP बाउंड स्टेट में है। सेक 23-24 असेंबल होते जा रहे हैं और जैसे जैसे असेंबली ठीक होती जा रही है वैसे वैसे GTP हाइड्रोलाइज हो रहा है और वो हटते जाएंगे। जब वेसिकल कंप्लीट बन गई, नोटिस कीजिए, जब वेसिकल कंप्लीट बन गई है तो SAR1 रिलीज हो गए और जैसे ही SAR1 रिलीज हो रहे हैं, नोटिस कीजिए सारी असेंबली बिखर रही है। याद है ना, अनकोटिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे हमने क्लैथरिन के बारे में बात की थी। वेसिकल बन जाएगी तो अब नहीं चाहिए हमें कोट, ये तो यहां पे SAR1 कोट असेंबल भी करा रहा है और SAR1 ही उसे डिसअसेंबल भी करा रहा है। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. SAR1 उसे असेंबल तब कराएगा जब वो GTP बाउंड स्टेट में होगा, और अगर असेंबल होने के बाद में ये GTP बाउंड SAR का GTPase फंक्शन एक्टिव हो गया और उसने अपने GTP का हार्डनेस कर दिया, तो साथ में डिसअसेंबली भी हो जाएगी। तो मेरा जो क्वेश्चन था,
अभी तक जो हमने कहानी पढ़ी है, अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे कहानी, उसमें ये सेक 12 को आप क्या बोलोगे कि ये कौन है? हिंट दे रहा हूं मैं तुम्हें पहले ही, ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा। अगर SAR1 मोनोमरिक जीटीपेज है तो सेक 12 कौन है? GEF। यस, ये है GEF। तो ये आपको पहचानना आना चाहिए। अच्छा, एक कहानी और भी समझ लो। जैसे जब भी कभी किसी मोनोमरिक प्रोटीन का आप नाम लोगे, आपने कहा कि मोनोमरिक प्रोटीन है SAR1, ये वो प्रोटीन होगा जो जीटीपी या जीडीपी से बाउंड स्टेट में मिलेगा आपको। ये है असली मोनोमरिक जीटीपेज। इसके साथ जो भी ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर आएगा या फिर जीटीपेज एक्सेलरेटिंग या एक्टिवेटिंग फैक्टर आएगा, उसके साथ भी इस जीटीपेज का नाम जोड़ा जाता है हमेशा। जैसे इस सारी SAR1 वाली कहानी में SAR1 जीटीपेज होगा, SAR1 मोनोमरिक जीटीपेज, SAR1 GEF होगा, SAR1 GAP होगा। समझ में आ गई बात? सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। सो आई होप कि तुम्हारी नॉलेज थोड़ी सी और बढ़ गई होगी इस प्रोसेस के बारे में। गेट और CSIR नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप भी iFly के साथ जुड़ सकते हो, सेफ तरीके से पढ़ने के लिए। सेफ मतलब शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट। iFly की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9013902981। चलिए फिर पढ़ते रहिए, मजे कीजिए, बाय बाय।